रासायनिक सूत्र कैसे लिखें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये केमिस्ट्री का बेसिक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समस्या रहती है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से इसको देख सकता है। और इसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं लेफ़्ट साइड में। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो अभी इनको देखते हैं। जैसे पहला सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है। अब सोडियम कार्बोनेट में जो पहले लिखा जाता है वो धनायन है, और जो बाद में लिखा जाता है जैसे कार्बोनेट, ये ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन से यहाँ पर ये सूत्र बनता है। तो धनायन यहाँ पर सोडियम को कैसे लिखेंगे, Na से लिखेंगे, कार्बोनेट को CO3, लेकिन इस पर एक प्लस होता है, कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है। तो ये जो Na प्लस लिखा हुआ है ये सोडियम का प्रतीक है, सोडियम आयन का, और ये कार्बोनेट आयन का प्रतीक है। ये प्रतीक टेबल से आप याद कर सकते हैं। तो Na, इसका सूत्र लिखने के लिए Na पर 1 प्लस चार्ज है तो उसके नीचे 1 लिखिए, और कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज है तो उसके नीचे 2 लिखिए। फिर 2 से इधर और 1 से इधर यानी क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर Na के बगल राइट नीचे की तरफ 2 लिखेंगे और CO3 के आगे उधर 1 लिखेंगे। तो Na2CO3 यानी यहाँ Na2CO3 ये सूत्र हो गया इसका। तो CO3 की वैलेंसी से Na में एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और Na की वैलेंसी से CO3 में। तो किस पर कितने प्लस होते हैं, किस पर कितने माइनस होते हैं, ये लिस्ट से हम देख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है। इसके अलावा अगर कोई भी सूत्र लिखा जाएगा तो गलत होगा। तो नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फेट। तो इसमें सोडियम धनायन है, फॉस्फेट ऋणायन है। सोडियम को कैसे लिखेंगे, Na प्लस, ये धनायन है, और ये फॉस्फेट ऋणायन है। पहले हमेशा धनायन को ही लिखते हैं, और तो फॉस्फेट को हम PO4 माइनस 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 लिखते हैं। तो सोडियम पर 1 प्लस है इसलिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, और फिर फॉस्फेट पर 3 माइनस है इसलिए 3 लिखेंगे। 3 से इधर Na की तरफ ले जाएंगे और 1 को PO4 की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम Na उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर PO4 ब्रैकेट लगा के 1 लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो Na3PO4, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, Na3PO4। तो सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला Na3PO4 है। और कई बार जो स्टूडेंट्स ये धनायन ऋणायन ठीक से उनकी लिस्ट नहीं तैयार करके रखते हैं, उनको ये सूत्र लिखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से पूरी लिस्ट मैंने जो है इसमें दी हुई है, उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से इस सूत्र कैसे बनाएं इसको भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो धनायन है उस पर 1 प्लस चार्ज है और ऋणायन है उस पर 3 माइनस चार्ज है। तो सूत्र लिखने में जैसे सोडियम है यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है, तो अगर हम 3 यहाँ लिखते हैं उसके बगल में, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें 3 प्लस चार्ज हो गया टोटल, क्योंकि एक सोडियम पर 1 प्लस है तो 3 पर 3 रहेगा। तो कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश होना चाहिए। तो इसी के लिए हम उसकी वैलेंसी से उसमें और उसकी वैलेंसी से उसमें यानी क्रॉस करके जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 Na3PO4 इसका फार्मूला है। तो Na3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 Na लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्लस 3 होगा, क्योंकि फॉस्फेट पे 3 माइनस है। तो कोई भी लवण है वो विद्युत उदासीन होता है, तो धनायन कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश होना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम धनायन है और सल्फेट ऋणायन है। तो धनायन पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है, K प्लस, इस पर 1 प्लस चार्ज है। सल्फेट का SO4 माइनस माइनस होता है, इस पर 2 माइनस चार्ज है। तो पोटेशियम के नीचे 1, सल्फेट के नीचे 2, और फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसका 2 इसमें, इसका 1 इसमें। तो K2SO4 हो गया। SO4 ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं है तो 1 ना भी लिखें तो चलेगा। तो K2SO4 इसका फार्मूला हो गया। पोटेशियम सल्फेट को हम K2SO4 लिखेंगे, किसी और तरीके से नहीं लिखेंगे, K2SO4 लिखेंगे। जिनको दिक्कत होती है वो उनको लगता है कि ये 2, 3, 4 कहाँ से आ जा रहे हैं। ये पहले जैसे मुझे भी दिक्कत होती जब मैं छोटी क्लासेस में था, लेकिन यहाँ से इसे समझ सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड
सोडियम ऑक्साइड में सोडियम धनायन है, ऑक्साइड ऋणायन है। तो सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल Na+ और ऋणायन ऑक्साइड का सिंबल O-। तो Na पर 1+, O पर 2-, तो क्रॉस कर देंगे Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2O। तो यहाँ पर बस करना क्या है कि आपको धनायन और ऋणायन की जो लिस्ट है उसमें से उनके प्रतीक, उनके सिंबल कैसे उनको लिखा जाता है वो धीरे धीरे करके याद करना है। तो कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं। तो सोडियम का यहाँ पर Na+ और मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में मेटा एल्यूमिनेट AlO2-। तो मेटा एल्यूमिनेट का AlO2- होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और इस तरह से Na यहाँ पर 1 है और ये 1 है, दोनों ही 1-1 है, तो फिर फार्मूला वैसे ही बन गया NaAlO2। तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से सूत्र बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री का बेसिक है, इसके बिना आगे बहुत सारे चैप्टर्स में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है और गलत सूत्र नहीं लिखना है। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट में सोडियम धनायन है, जिंकेट ऋणायन है। तो जिंकेट ZnO2- और सोडियम पे 1+ है, तो इसका 1 और ZnO2 का 2, तो ये इस तरह से जाएगा। और Na2ZnO2, तो Na2ZnO2 1 का कोई मतलब नहीं है, बाहर ब्रैकेट के जो लगाया है। तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का सूत्र है। और इस तरीके से सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखेंगे। तो कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ जो 10 मैंने एग्जाम्पल बताने के लिए लिखे हैं ये इनके अलावा और नहीं लिख सकते हैं। कोई भी धनायन, कोई भी ऋणायन जिसका आप प्रतीक जानते हैं उससे फार्मूला बना सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन का H+, सल्फेट का SO4-। तो H के नीचे 1, सल्फेट के नीचे 2, जो उसकी वैलेंसी होती है, यानी जितने प्लस या जितने माइनस होते हैं वही उसकी वैलेंसी है, उसके नीचे लिखना है, क्रॉस कर देना है। तो H2SO4 ये हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये फार्मूला है हाइड्रोजन सल्फेट का। और नेक्स्ट है लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट, ये जो आप फार्मूला बनाना सीख रहे हैं पूरा वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, क्योंकि तब सारी समस्या, एक कन्फ्यूज़न जो है रासायनिक सूत्र से रिलेटेड दूर हो जाएगी। तो इसको पूरा लास्ट तक देखिए। लेड एसीटेट को कैसे लिखेंगे? लेड पे 2+ चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 है। एसीटेट पे 1 है, 1- है, तो 1 वैलेंसी है, इसको क्रॉस करेंगे तो लेड एसीटेट को लिखेंगे Pb2CH3CO, नहीं सॉरी Pb1CH3CO2। लेकिन ये जो ऋणायन है कार्बनिक है, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है, तो CH3Pb ऐसे लिखेंगे। जो ऑर्गेनिक ऋणायन है, कार्बनिक ऋणायन है, उसमें ऋणायन को पहले और धनायन को बाद में लिखते हैं। तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CH3CO2Pb। तो Pb जो है प्लम्बम है, प्लम्बम इसका लैटिन नेम है, लेकिन इसको लेड बोलते हैं। ये सीसा है। तो लेड एसीटेट का सिंबल यहाँ पर, लेड एसीटेट का जो फार्मूला है वो CH3CO2Pb है। इसमें धनायन को बाद में लिखा गया है, क्योंकि एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन, सिट्रेट आयन, ऑक्सलेट आयन, जितने भी ऑर्गेनिक एनायन हैं, जितने भी एसिड हैं इस तरीके से ऑर्गेनिक, उनके जो ऋणायन हैं वो सब, उनके जो सॉल्ट लिखे जाते हैं उनमें ऋणायन पहले लिखा जाता है। जैसे नेक्स्ट है अमोनियम ऑक्सलेट। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या है? अमोनियम का सिंबल क्या है? NH4+, ऑक्सलेट C2O4-। तो इसमें उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिख के क्रॉस कर देंगे, अमोनियम ऑक्सलेट NH4 ट्वाइस।
लेकिन जो क्रॉस करके नंबर लिखना है वो ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है उससे। तो इस तरह से NH4 ट्वाइस C2O4, ये इसका फार्मूला है अमोनियम ऑक्सलेट का, और उस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि वो चीज़ उतने बार है जितने से मल्टीप्लाइड है, इसलिए आवेश उसी के अकॉर्डिंग है। तो धनावेश ऋणावेश बराबर होना चाहिए। धनायन पे कुल आवेश ऋणायन के कुल आवेश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि साल्ट विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पर 3 प्लस चार्ज हैं, ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज हैं, तो उनकी वैलेंसी नीचे लिख के क्रॉस कर देंगे, तो Al2O3। ये हो गया फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये जितने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जितने यहाँ पर इनके रासायनिक सूत्र लिखने के लिए मैंने यहाँ नाम लिखे थे सॉल्ट्स के या एसिड्स के, उनके फार्मूले देखिए कैसे लिखे गए, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है वो इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन पे सब पे 1 प्लस लगता है। तो धनायन जो होते हैं, अगर इसमें के धनायन हैं तो वो सब 1 प्लस वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी अपने साथ रखनी चाहिए, यानी जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर 1 लगा लेनी चाहिए, ताकि ये मेमोराइज हो जाए, दिमाग में रहे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम है, तो इन पे सब पे 2-2 प्लस होता है। तो इन सब पर 2-2 प्लस है। तो जब भी कोई भी सॉल्ट बनाना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो हमें अगर पता है कि मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है तो उस पर 2 प्लस होते हैं, ये पता रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पर +1 है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स पर +2 है। लेकिन जो बीच का ये D ब्लॉक है, इनमें जो है परिवर्ती संयोजकता होती है, वेरिएबल होती है, यानी फिक्स्ड नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर 1 प्लस वाला भी होता है, 2 प्लस वाला। तो 1 प्लस वाले को क्यूप्रस कहते हैं, या कॉपर 1, और 2 प्लस वाले को क्यूप्रिक या कॉपर 2 कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2 सल्फेट का हमें रासायनिक सूत्र बनाना है, तो कॉपर 2 सल्फेट का मतलब हुआ क्यूप्रिक सल्फेट। तो उसकी वैलेंसी 2 है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे CuSO4 लिखेंगे। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CuSO4। तो CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला है, क्यूप्रस सल्फेट का नहीं है, या फिर हम इसे कॉपर 2 सल्फेट कह सकते हैं। लेकिन जनरली हम कॉपर सल्फेट जब बोलते हैं तो वो कॉपर 2 सल्फेट ही होता है। तो यहाँ पर कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश है, यानी Cu पे 2 प्लस हैं, सल्फेट पे 2 माइनस है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वैसे लिख देंगे CuSO4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक है, इसी D ब्लॉक में जिंक है, जिंक पर +2 ही होता है हमेशा, जिंक पे कभी चेंज नहीं होता है, यानी जिंक की वैलेंसी +2 ही होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। तो जिंक किसी के साथ भी इसका फार्मूला बनाना होगा तो जिंक हमेशा +2 में रखेंगे। अब आयरन है, आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, इसका नाम फेरम होता है, लेकिन Fe++ को फेरस कहते हैं, Fe++ को फेरिक कहते हैं। तो आयरन 2, आयरन 3 ऐसे भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फेरिक सल्फेट हमें लिखना है, तो फेरिक का फार्मूला कैसे लिखेंगे, Fe 3 वैलेंसी होती है, सल्फेट यानी Fe पर 3 वैलेंसी है, 3 नीचे लिखेंगे, सल्फेट की 2 है, नीचे लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये हो गया Fe2SO4 थ्राइस। तो Fe2SO4 थ्राइस ये फेरिक सल्फेट का फार्मूला है। तो इस तरीके से और भी इसमें हैं। अब जैसे मरकरी है D ब्लॉक में, तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक 2 ये वैलेंसी है इसकी। Hg+ को हम मर्क्यूरस और Hg++ को हम मर्क्यूरिक कहते हैं। और अगर हमें लिखना है मर्क्यूरिक, सपोज़ मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो मर्क्यूरिक मतलब Hg++ और क्लोराइड मतलब Cl-, तो 2 इसकी वैलेंसी, 1 इसकी वैलेंसी, क्रॉस करेंगे तो HgCl2। तो HgCl2 इज़ द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड।
तो इस तरीके से हम अगर पीरियोडिक टेबल हमारे दिमाग में है, मेमोराइज है, तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। पीरियोडिक टेबल ज़रूर अच्छे से याद करिए। इसमें देखिए 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये सब -1 वैलेंसी होती है इसकी। यानी 17वें ग्रुप में सबके ऊपर एक एक माइनस होता है। उसके पहले 16वां ग्रुप है, तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, इन पे ये -2 माइनस होता है। फिर जो मैंने लाइन खींची है एक डायगनली, इसमें इसके जो राइट साइड में ये सब नॉन मेटल्स होते हैं, और इसके लेफ़्ट साइड जितने यहाँ तक एस ब्लॉक तक हैं ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऋणायन उधर ही के होते हैं, यानी जो मैंने लाइन खींची है उसके उधर के होते हैं ज़्यादातर, जिनकी ऋण विद्युतता अधिक होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ऋणायन पर कितना चार्ज होता है ये पूरी लिस्ट को याद कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ पीरियोडिक टेबल से भी कंक्लूज़न निकालना चाहिए अगर दिमाग में है तो जैसे लेड है, ये पी ब्लॉक में है और 14वें ग्रुप में है। लेड में 2+ चार्ज होते हैं, पीबी, और वैसे ये 13-14 ग्रुप में है। यहाँ पर देखिए ऋणायनों की सूची है और धनायनों की सूची भी ब्लू से लिखी हुई है। तो ये एक लिस्ट बना के अच्छे से इसको याद कर लीजिए और बहुत सारे फॉर्मूले बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में इनकी ज़रूरत है और ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक पार्ट है। लेकिन फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो उनको ये समस्या बनी रह जाती है और गलतियां करते हैं एग्ज़ाम में। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे अभी हम बात कर चुके हैं ये फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम पर 1+ चार्ज क्यों है। क्योंकि सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप का है और इन पे 1+ चार्ज होता है। फर्स्ट ग्रुप वाला मैंने बताया, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसलिए 1+ है। कार्बोनेट में कार्बन सेंटर में है, उसका अष्टक पूर्ण होता है 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, यानी 4 उसके इलेक्ट्रॉन और 4 उस साझेदारी से मिल जाते हैं शेयरिंग से। तो इस तरीके से कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है 2, यानी उनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है किसी अदर से, तो वही माइनस चार्ज उस पर आता है। तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन कार्बोनेट का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया है और कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 2 बॉन्ड बना लेता है, तो उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया है, क्योंकि 2 इधर से लिया है लेफ़्ट साइड से और 2 राइट साइड से। तो रह गई ऑक्सीजन, जो ऊपर नीचे दोनों बने हैं उनकी बात। तो उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं, एक साझेदारी से 7 मिल गए, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो कार्बोनेट में 2 माइनस चार्ज लगने का कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है, इसलिए। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही ऋणायनों पर माइनस चार्ज लगता है या धनायनों पर प्लस चार्ज लगता है। यहाँ पर ऐसे भी इसको समझ लीजिए कि उनके जो साझेदारी हुई है इलेक्ट्रॉनों की, उसके बेस पर ऑक्सीजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो यानी जो राइट साइड वाले दोनों ऑक्सीजन हैं, तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ा है, इसलिए उनके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। तो ऋणायनों की सूची में ऋणायनों को याद करके रखना है, लेकिन किस पर कितने माइनस होते हैं ये बात फिक्स होती है। आप उन्हें कम ज़्यादा अपने मन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, इसलिए उनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो बात फिक्स होती है। अब यहाँ जैसे Na2CO3 में हम Na के नीचे 1 वैलेंसी, CO3 के नीचे 2 लिख के क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने पर Na2CO3 फार्मूला बनता है।